हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC 003 जो कि MAPC फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का थर्ड मॉड्यूल है, पर्सनैलिटी पर है। ये इसका हम ब्लॉक 1 का यूनिट 4 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्रॉस कल्चरल इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। अब तक हम इसमें क्या पढ़ते हैं इस चैप्टर में कि कैसे जो हमारा बिहेवियर है, हमारी जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर कैसे क्या हमारे ट्रेड्स का फ़र्क पड़ता है, या वो जो डिटरमिन होते हैं वो सिचुएशन से होते हैं, एनवायरनमेंट से होते हैं। सारा हमने उसमें जो नेचर वर्सेस नर्चर के ऊपर जो ट्विन स्टडीज़ थी, शाइनस के इन्फेंट शाइनस था, ये हमने सोशल जो कैसे हमारा जो एंटी सोशल बिहेवियर होता है, काफ़ी डिटेल में हमने इसके बारे में अलग अलग हमने नोमोथेटिक अप्रोच थी, ईडियोग्राफिक अप्रोच थी, हमने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा। आज इस वीडियो में हम क्रॉस कल्चरल इश्यूज़ की बात करेंगे कि जैसे हमारा जो कल्चर है, कहते हैं जो हमारी पर्सनैलिटी है, क्या वो डिफरेंट कल्चर में वो कैसे चेंज होती है, कैसे हर कल्चर का इम्पैक्ट पड़ता है हमारी पर्सनैलिटी पर। पर्सनैलिटी एंड कल्चर आर इंटरवोवन एंड स्टिल देयर रिलेशनशिप कैन नॉट बी कॉम्प्रिहेंडेड वेल, बट इट इज़ ट्रू क्या कि दैट कल्चर ऑफ एन इंडिविजुअल इज नॉट द सोल डिटर्मिनर ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। जो कल्चर है वो सिर्फ अकेला ही डिटर्मिनेंट नहीं है। द फ्रेमवर्क ऑफ इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म कैन बी यूटिलाइज्ड टू ऑब्जर्व दिस एज इट प्री डिस्पोजेज द इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म। इसका मतलब क्या है, इंडिविजुअलिज्म कौन सा होता है, जैसे हमारी जो वेस्टर्न कल्चर है जिसमें इंडिविजुअल जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, जिसमें इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है, उसकी जो इंडिविजुअल है उसकी सक्सेस के ऊपर। कलेक्टिविज्म क्या होता है, जैसे हमारी इंडियन कल्चर जिसमें हम ग्रुप के, कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, ग्रुप के ऊपर, जहाँ पे हम सब एक दूसरे को हम बंध के रहते हैं, जिसको बोलते हैं एक दूसरे के साथ ध्यान रखते हैं, ग्रुप डायनामिक्स का ध्यान रखते हैं, सोसाइटी का ध्यान रखते हैं, यानी कोई भी अकेला नहीं होता। तो इसमें क्या कहा है कि इस पे हमारी वही इन्होंने कहा है कि इंडिविजुअलिज्म जैसे मैंने आपको बताया वेस्टर्न कल्चर, कलेक्टिविज्म जिसको हम कहेंगे इंडियन कल्चर, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेसिक डिफरेंसेस दैट हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन वेरिंग नेशनल कल्चर। अगेन वही कल्चर्स के बारे में आ गया। फैक्टर्स सच एज पर्सनल अचीवमेंट, इगैलिटेरियन रिलेशनशिप जो एक समान जिसको हम बोलते हैं, रोल फ्लेक्सिबिलिटी एंड फैमिलियल कनेक्शंस आर ऑल यूज्ड टू डिस्क्राइब पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ वेरियस कल्चर। डिफरेंट जो कल्चर के जो लोग होते हैं वो सबका जो है उसी टाइप से उनकी पर्सनैलिटी होती है, उसी टाइप से उनका जिस कल्चर में जो रहता है उसकी पर्सनैलिटी वैसे ही बन जाती है। क्योंकि हमने जैसा हम जो इंडिविजुअलिज्म हमने पढ़ा कि आप देखेंगे जो वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है, जब बच्चा बड़ा होता है उसको इंडिपेंडेंट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। हमारे इंडियन कल्चर में क्या होता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा केयर गिवर जो होते हैं, बहुत ही बच्चों का ध्यान रखते हैं, और जब तक बच्चा पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता तो हमेशा उसके साथ रहते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि जिस कल्चर में हम लोग जैसे रहते हैं हमारी पर्सनैलिटी जो है उसी टाइप से हो जाती है। अब उन्होंने क्या कहा है कि हाउएवर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एट्रीब्यूट ऑल द फैक्टर्स अंडर इंडिविजुअलिज्म कलेक्टिविज्म वेब ओनली टू द कल्चरल इन्फ्लुएंस। अब ये भी नहीं कि जो सारे फैक्टर उन्हीं से रिलेटेड होते हैं कि सिर्फ कल्चर का ही रोल है। द फ्रेमवर्क ऑफ इंडिविजुअलिज्म collectivism is mainly used to describe personality characteristics, traits and habits generating from within cultures where certain individualist or collectivist ट्रेड्स आकर। अब उन्होंने कहा है कि वो तो ठीक है कि उनका तो रोल है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उन्हीं का ही रोल है। उन्होंने कहा है कि ये जो हमारे जो कल्चर के अंदर ही होती है ये सब चीज़ें, जहाँ पे जो इंडिविजुअल रहता है, या जो हम जैसे हमने बताया कि जो हमारी कल्चर के अंदर जैसे हमें इंडिविजुअलिस्ट है वो हमारी वेस्टर्न कल्चर में, तो हमारी विदिन कल्चर होता है जहाँ पे सर्टेन इंडिविजुअलिस्ट या कलेक्टिविस्ट जो है ट्रेड्स होते हैं वो रहते हैं। इसमें हम नहीं बनाते इनको, लेकिन हमारी कल्चर में होते हैं तो हमारी जो पर्सनैलिटी होती है उस टाइप की बन जाती है। एन एलिमेंट of doubt gets raised up while applying the principles of this framework in personality perception of an individual। कैसे उस इंडिविजुअल को परसीव करता है, it may lead to stereotyping and misinterpreting of an individual personality and its characteristic of behavior। उन्होंने ये कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे हम अगर हमने इंडिविजुअलिज्म कह दिया तो हमने इसका मतलब कि हमारी जो कल्चर है इंडियन वो गलत है। उन्होंने कहा है कि इसको वो कहना चाहते हैं कि जो हमारी जो वेस्टर्न कल्चर है या इंडिविजुअलिज्म है उस पर फोकस किस पे होता है, आई पे, ना कि वो सोशेबल होते हैं, वी पे होता है, बल्कि आई पे होता है। वो इंट्रोवर्ट होते हैं या थोड़ा वो कैरियर ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं, कैरियर को ज़्यादा फोकस करते हैं, वो थोड़ा सा अपने पे ज़्यादा फोकस करते हैं ना कि वो दूसरे के ऊपर। तो उन्होंने वही कहा कि द इंडिविजुअलिज्म फ्रेमवर्क कैन बी ऑफ मोर यूज इन डिस्क्राइबिंग कल्चर टेंडेंसीज एज ए होल रादर दैन डिस्क्राइबिंग इंडिविजुअल कैरेक्टर्स। अपनी खुद से अगर हम उसकी बात करते हैं इंडिविजुअलिज्म की, तो कहते हैं वो अपनी खुद की जो इंडिविजुअल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर फोकस करते हैं, खुद पे कि हम कैसे अपना हम कैरियर आगे बढ़ाएं, कैसे हम अर्निंग को करें, कैसे वो आई पे फोकस होता है अपने खुद के लिए, ना कि
वी हम के लिए। हाउएवर दिस डज नॉट इम्प्लाई द इंडिविजुअलिज्म कलेक्टिविज्म पैराडाइम इन नेव। नेव का मतलब यह क्या है कि वो इसका मतलब कि वो उनको लेस एक्सपीरियंस है। नेव इज बेसिकली जिसमें एक्सपीरियंस जो उसमें कम होता है उसको हम बोलते हैं। एंड कैन बी एक्सप्लोर्ड इन स्टडिंग द डोमेन, कि इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको पर्सनैलिटी की स्टडी से ही इसको बाहर निकाल दें कि इंडिविजुअलिज्म या कलेक्टिविज्म दोनों ही ऐसे हैं जो जिसके बारे में हमारे को एक्सपीरियंस नहीं है तो हम इसके बारे में ना कुछ भी करें। तो इट कैन बी इजीली इन्फर्ड फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन दैट इंटरप्ले बिटवीन पर्सनैलिटी एंड कल्चर इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। तो ये भी अगेन वही चीज़ आती है कि कल्चर का और पर्सनैलिटी के बारे में वही बात है कि इस पर डिस्कशन के बाद हमें यही मालूम होता है कि हम ये नहीं कह सकते कि जो हो रहा है, ये जो हमारी कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं ये क्या है, ये मतलब कि हमारा बचपन से शुरू हो जाता है या हमारे एडल्टहुड में जाके हमें साफ दिखता है। इस बारे में पर्सनैलिटी कैन बी अफेक्टेड बाय कल्चर। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो कल्चरल जो हमारी एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी की कल्चर की, उस पर भी हमारी पर्सनैलिटी इफेक्ट करती है, उससे भी हमारी पर्सनैलिटी अफेक्टेड होती है। तो उन्होंने सिंपल ये कहा कि कल्चर का तो बहुत फ़र्क पड़ता है, जिस कल्चर में हम रहते हैं हमारी पर्सनैलिटी वैसे ही हो जाती है। इसके अलावा जो हमारी सोसाइटी की कल्चर की खुद की भी तो एक्सपेक्टेशन होती है हमारी, जैसे फीमेल है फीमेल की फीमेल से होती है, मेल की मेल से होती है। तो इसलिए ये सब चीज़ों को कह रहे हैं कि साइमल्टेनियसली दिस इज ऑल्सो टू बी एक्नॉलेज दैट दिस इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म ओरिएंटेशन इज नॉट द ओनली डिटरमिनिंग फैक्टर। कि सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ इन दोनों के बारे में कि हमने आई और वी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं कि वहाँ पे इंडिविजुअल के ऊपर वेस्टर्न पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और इंडिविजुअल अपनी प्रोग्रेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, अपने बारे में सोचता है। और कलेक्टिविज्म में क्या होता है, हम लोग हैं ग्रुप डायनामिक्स के बारे में बात करते हैं, मिलजुल के चलते हैं। सिर्फ वही नहीं है बल्कि और भी फैक्टर होते हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटी को डिटरमिन करते हैं। देन है पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड 5 फैक्टर मॉडल। ये आपको याद होगा हमने पीछे भी किया था, जिसको हमने सेम ये वही है कि ओशन के बारे में आपको याद होगा मैकरे एंड कोस्टा ने दिया था 1990 में। उन्होंने क्या कहा था कि ओशन में क्या था, हमने ओ का मतलब क्या था, ओपननेस, आपको याद होगा। उसमें हमने किया था कि कैसे जो है कोई कितना जिसका प्रोएक्टिव बिहेवियर होता है वो कैसे हमने कहा था कि इट गिव्स एन आइडिया ऑफ प्रोएक्टिवनेस एंड कैसे वो न्यू एक्सपीरियंस को जो के लिए तैयार रहता है कोई भी आदमी इसको इंडिविजुअल जो होता है उसको लेने के लिए। वो था ओ। सी क्या था, कंसाइंटियसनेस, जिसमें हमने क्या किया था, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर था कि वो कैसे जो है हर एक्ट को शेड्यूल करता है प्रॉपर तरीके से, अपने गोल बनाता है फिर उनके ऊपर एक्ट करता है। ई से हमने क्या किया था, एक्सट्रोवर्ट, कोई बंदा होता है इंडिविजुअल कितना एक्सट्रोवर्ट है, कितना सोशल है, कितना फ्रैंक है, कितना लोगों का ध्यान रखता है। फिर हमने क्या किया था, ए क्या था, एग्रीएबल, जिसमें क्या था कैसे वो कन्फर्म करता है अपनी सोसाइटी को, उसके जो रूल्स हैं ग्रुप को, कैसे वो उन सब चीज़ों को मानता है और उनको फॉलो करता है। फिर क्या था, एन से क्या होता है, न्यूरोटिज्म, जिसको हमने कहा था जो इमोशनली अनस्टेबल होता है। तो ये सब हमने उसमें क्या था कि कैसे जो है उसका जो ओशन मॉडल, जिसके अंदर हमने क्या किया था कि ये 5 चीज़ें की थी। ये इन्हीं के बारे में जो है मैकरे एंड कोस्टा का था, ये इसी के बारे में लिखा जो पर्सनैलिटी के ट्रेट्स एंड 5 फैक्टर मॉडल के ऊपर ही है कि इनके ऊपर भी डिपेंड करती है। अब हम यहाँ पे आते हैं कि इश्यूज रिलेटेड टू थ्योरेटिकल मॉडल। इसमें क्या कहते हैं कि इसमें आप जैसे भी सेकंड ब्लॉक स्टार्ट होगा तो ये सारे आप मॉडल करेंगे। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि जैसे इन्होंने लिखा कि द डिफरेंट मॉडल्स हैव एक्सप्लेन पर्सनैलिटी विद रिस्पेक्ट टू देयर थ्योरेटिकल प्रोपोजिशन। जैसे इन्होंने कहा कि साइको एनालिटिक थ्योरी एक्सप्लेन्स पर्सनैलिटी टेकिंग इंट्रासाइकिक एंड कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड इनटू अकाउंट वेयर द बिहेवियर। अब इन्होंने एक तो बात की साइको एनालिटिक थ्योरी की, ये कौन सी थी, जो कि सिगमंड फ्राइड की है, जो अभी आप आगे पढ़ेंगे सेकंड ब्लॉक में। इसमें क्या है कि जिसमें हम क्या करते हैं, जो रिप्रेस मेमोरीज होती हैं अनकॉन्शियस माइंड से, जो रिप्रेस डिज़ायर होती हैं जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में सालों से, जिनको हम याद नहीं करना चाहते या जो हमारे बहुत लंबे टाइम तक हम उसको रिट्रीव नहीं करते तो वो दब जाती हैं, सप्रेस हो जाती हैं। तो एक तो इसके बारे में जो कि अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है, कॉन्शियस भी है लेकिन अनकॉन्शियस पे ज़्यादा फोकस है। एक तो वो एक इन्होंने कहा कि बिहेवियरिस्ट मॉडल, जो जैसे स्कीनर जो है, पावलर है, इनके बारे में आएगा कि इन्होंने रोल ऑफ लर्निंग का, एनवायरनमेंट का, कैसे रीइंफोर्समेंट का, कैसे हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर ये डेवलपमेंट में, शेपिंग में असर डालते हैं। फिर थी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। इसमें क्या होता है, हम लाइफ का मीनिंग पे फोकस है, ना तो वो सिगमंड फ्राइड को मानते हैं ना ही वो बिहेवियरिस्ट को मानते हैं। ये क्या कहते हैं, इनकी एकदम जो अप्रोच है, द ह्यूमनिस्टिक मॉडल जो है एकदम डिफरेंट है, डिफरेंट अप्रोच है। वो कहते हैं कि हर एक अपना अपना है, जो हम आगे पढ़ेंगे। मेन उन्होंने क्या कहा कि सब अदर इश्यूज, हमने शुरू में इश्यूज किए थे
नेचर नर्चर ये सारे किए थे। अब इन्होंने कहा कि अगेन जो है सम अदर इश्यूज इन पर्सनैलिटी दैट नीड टू बी अटेंडेड टू। इन्होंने कुछ इश्यूज की बात की है जिनको जो है हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं उसको हमें ध्यान रखना चाहिए किस समय, जिसमें हम ये जो इन्होंने मॉडल दिए हैं ना जो हम आगे पढ़ेंगे ब्लॉक 2 में, उनके अंदर इन्होंने कहा है। अलग से जो पर्सनैलिटी के इश्यूज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसी में। इन्होंने जो बात करी है ये वो जो हम अभी मॉडल कर रहे हैं, जैसे हमने कहा इसका सिगमंड फ्राइड का किया हमने, या बिहेवियरिस्ट का किया हमने, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की बात की, जो हम आगे पढ़ेंगे उनमें क्या क्या इश्यूज आते हैं पर्सनैलिटी से रिलेटेड, उनके बारे में कहा है कि इनको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म, इसमें क्या कहा है जो हम जो है ह्यूमन बिहेवियर जो है मीन्स दैट वेदर आवर बिहेवियर इज डायरेक्टेड बाय फ्रीडम इंटरेस्ट टू आवर नेचर और बाय अल्टीमेटली डिटर्मिन फोर्स। जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है क्या ये हम अपनी इच्छा से अपने तरीके से उसको हम जो बिहेवियर है हमारा उसके हिसाब से होता है हम जैसा चाहते हैं अपनी इच्छा से, या कोई अल्टीमेटली कोई डिटरमिन्ड फोर्सेज होते हैं, या पहले से कोई फिक्स फोर्सेज होते हैं जिसके कारण जो है हमारा बिहेवियर ऐसा होता है। फिर यूनिकनेस वर्सेस यूनिवर्सलिटी इम्प्लाइज दैट वेदर ईच पर्सन इज यूनिक इन हिज ओन एग्जिस्टेंस। क्या हर कोई जैसे हम पढ़ते हैं पर्सनैलिटी की डेफिनेशन में यूनिक है खुद अपने आप ही, या इज ड्रिवन बाय सम यूनिवर्सल बिहेवियर पैटर्न, या उसके कोई कुछ ऐसा कुछ पर्टिकुलर जो है एक जैसे जिसमें जो उसके सब में ऐसे बिहेवियर पैटर्न होते हैं, ये सब में एक यूनिवर्सल पैटर्न होते हैं इसलिए वो ऐसा होता है। यूनिक तो होता है एक पर्टिकुलर होता है, एक जो सबसे अलग होता है। यूनिवर्सलिटी का मतलब कि जो सब में होते हैं या उनसे ड्रीवन है। फिर है फिजियोलॉजिकल वर्सेस पर्पसिव मोटिवेशन। सम रिसर्चर्स एज्यूम दैट वी आर पुश्ड बाय बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड जैसे फूड है वाटर है, वाइल अदर आर द व्यू डेट अवर पुल्ड बाय आवर पर्पस गोल्स वैल्यू। यानी फिजियोलॉजिकल में क्या क्या हमारी भूख वगैरह जैसे ये पानी हम इससे मोटिवेटेड होते हैं, या कोई पर्पस होता है कि हमारे जैसे हम कहते हैं कि हमारा कैरियर जैसे हो गया हम ये बनना चाहते हैं, हमारी लाइफ का एम ये है, हम उस पर एफर्ट्स करते हैं, या वो पर्पस क्या है गोल क्या है वैल्यूज़ क्या हमारे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं उससे मोटिवेटेड होते हैं। देन ए कॉन्शियस वर्सेज अनकॉन्शियस, ये क्या है सम रिसर्चर्स बिलीव दैट आवर बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस आर डिटरमाइंड बाय द कॉन्शियस फोर्सेज। वेयर कुछ तो मानते हैं कि हमारे जो बिहेवियर होता है जो हमारे एक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं कॉन्शियसली होते हैं, हम किसी चीज़ से कॉन्शियसली मोटिवेटेड होते हैं तब होते हैं। कोई क्या कहता है कि नहीं वी आर नॉट अवेयर ऑफ द फोर्सेज ड्राइविंग आवर बिहेवियर दैट इज अनकॉन्शियस एलिमेंट, ये कुछ क्या है वो अनकॉन्शियस को ज़्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट है कि स्टेज वर्सेज नॉन स्टेज थ्योरी। कुछ क्या कहते हैं इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द नेचर नर्चर इशू दैट वेदर और नॉट वी ऑल पास थ्रू द प्री डिटरमिन, जैसे हमने आपने MPC 002 में पढ़ा है कैसे हमारी इन्फेंसी होती है, चाइल्डहुड होती है, फिर प्यूबर्टी आती है, फिर हम एडोलेसेंस में क्या कुछ तो कहते हैं कि इसके थ्रू होते हैं जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो स्टेज में होती है, कुछ क्या कहते हैं नॉन स्टेज में। आपको याद होगा एरिक्सन ने तो काफ़ी हर स्टेज में जो है सोशो उसकी बताया है कि हर स्टेज में कैसे कैसे होती है। इसी टाइप से आप देखेंगे कि कॉग्निटिव के बारे में भी जो है जीन पियाजे ने काफ़ी डिटेल में हर एक स्टेज की थ्योरी दी है। तो वही उन्होंने कहा कि कुछ तो मानते स्टेज में कुछ मानते कोई स्टेज नहीं होती। तो उसके बाद क्या है कि कल्चरल डिटर्मिनिज्म वर्सेस कल्चर ट्रांसेंडेंस। इसमें क्या है जो कल्चर का रोल होता है उस पर हम जो है वो हमारी पर्सनैलिटी में होता है या कोई और फैक्टर होता है। दिस इश्यूज में क्या होता है टू व्हाट एक्सटेंट आवर पर्सनैलिटी इज मोल्डेड बाय आवर कल्चर। कल्चर पे तो है ही है, इफ नॉट डिटरमिन्ड बाय कल्चर, कल्चर से नहीं है तो क्या कोई और है। ट्रांसेंडेंस का मतलब कोई ऐसा स्पिरिचुअल टाइप का इस सम अदर काइंड ऑफ, या उसके कारण से कुछ है, ये तो कल्चरल है या अदर देन कल्चर लाइक जो उन्होंने कहते हैं स्पिरिचुअल है या समथिंग एल्स। अर्ली वर्सेस लेट पर्सनैलिटी फॉर्मेशन, इसमें क्या है दिस इश्यूज डील विद आवर जो पर्सनैलिटी है जो वो क्या है कि हमारी अर्ली चाइल्डहुड से ही होती है वैसी, या ये फ्लेक्सिबल है जो कि हमारे को एडल्टहुड में दिखती है। एंड दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू द इश्यूज ऑफ जेनेटिक्स का है, एक्सटर्नल डिटर्मिनेशन का है। इन्होंने यही कहा है कि मेन क्या है कि कोई तो कहता है कि अर्ली स्टेज में हमारी जो पर्सनैलिटी है वो अर्ली चाइल्डहुड में ही इस्टेब्लिश हो जाती है, और कोई कहते हैं जो हमारी जो है ये लेट उसमें होती है यानी एडल्टहुड में जो होती है वो देखने में मिलती है। देन ऑप्टिमिज्म वर्सेस पेसिमिज्म, वेदर ह्यूमन आर बेसिकली गुड है बैड है इज अ सेंट्रल इशू हियर। एटीट्यूड डिटरमिन व्हाट वी सी व्हेन वी लुक एट द ह्यूमैनिटी, यानी हम कितने ऑप्टिमिस्टिक है, हमारा एटीट्यूड्स कैसा है, कितना हम अच्छे हैं, कितने हम उस चीज़ को करने के लिए ओरिएंटेड है, वो हमारा क्या हो गया हम किसी चीज़ में अच्छाई देखते हैं तो वो क्या है कितना हम ऑप्टिमिस्ट हैं, या पेसिमिस्ट है या हर चीज़ में हम बुराई देखते हैं, कितने हम बैड हैं। ये हमारा जो है सेंट्रल इशू है। तो मेनली क्या ये मेन इश्यूज दे रखे हैं जो हम आगे थ्योरीज पढ़ेंगे ब्लॉक 2 में, तो उसके बारे में कि इनमें ये इशू होते हैं, आप इनको भी कर लीजिए वैसे। तो इसको ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लॉग 2 स्टार्ट करेंगे। मैं एक तो आपको जो है जब हम नेक्स्ट ब्लॉग की वीडियो डालेंगे
तो मैं आपको ये ब्लॉक 1 का एक तो प्लेलिस्ट में आपको इन चारों यूनिट्स के जो है एक लिंक शेयर कर दूंगी, ताकि आप जो है जिस भी उस एक सिंगल लिंक पे क्लिक करेंगे तो जिस ब्लॉक वाइज आपका जो है यूनिट वाइज खुल जाएंगे, तो जिस भी आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपको उस यूनिट से रिलेटेड सारी वीडियोज़ हैं वो खुल जाएंगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं भी डाल दूँगी, ताकि आपको जैसे आप देखेंगे मैंने MPC 001 में भी 2 में भी 5 में भी डाला है। आपको जैसे जैसे वो एक सिंगल लिंक पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करेंगे, प्ले लिस्ट में करेंगे, आपको काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम के दिनों में वो ईजी हो जाएगा करना। इसके अलावा आप लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को बहुत अच्छे से सब्सक्राइब एंड शेयर कर रहे हैं। आप जब ऐसा करते हैं तो मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो अब मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया वो मैक्सिमम करें, क्योंकि ये फ्री चैनल है। मुझे आप लोगों से कोई पेमेंट नहीं, कुछ मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस मुझे एक, क्योंकि जो सफ़र हमने किया है कि कितना मुश्किल है खुद से स्टडी करना, आप जॉब में भी हैं, घर भी हो, द सो मेनी थिंग्स। तो इसलिए मैंने चैनल बनाया कि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का सबका फ़ायदा हो, कुछ आप लोगों को थोड़ा इजी हो जाए पढ़ाई। बाकी तो पढ़ाई तो आप ही लोगों को करनी है, थोड़ा इजी मैं तो थोड़ी आपकी हेल्प भी कर सकती हूँ तो कंसेप्ट को क्लियर करने में। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।